अब हमें आगे क्या पढ़ना है, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता या कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी कैसी होती है ये। तो जो हमने देखा था कि क्रिस्टल में, एक क्रिस्टल लैटिस में जो एकक कोष्टिका थी उसमें जो अवयवी कण थे, जितने भी अवयवी कण हो, चाहे वो कोई भी परमाणु हो, अणु हो या फिर आयन हो, तो यह जो अवयवी कण है वह जितना पॉसिबल हो उतना क्लोज टाइट स्ट्रक्चर में रहने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमने यह भी देखा है कि उसके बाद भी कुछ रिक्तियाँ रह जाती है। दो तरीके की रिक्तियाँ देखी थी हमने, टेट्राहेड्रल्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, तो अब संकुलन क्षमता क्या होती है। संकुलन क्षमता होती है जब इन रिक्तियों के अलावा जो भी अवयवी कण ने जितना भी स्ट्रक्चर कवर किया है वह एरिया जो कहलाएगा वह उसकी संकुलन क्षमता होगी, या हम कहेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये चीज़ हम तीन इसमें देखेंगे। पहला हम देखेंगे HCP और CCP संरचनाओं में। ठीक है, फिर दूसरा हम देखेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो BCC कहलाता है। तीसरा हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है HCP और CCP में। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी के मामले में HCP और CCP ये दोनों ही कैसे रहेंगे, ये दोनों ही एक से रहेंगे। इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है, संकुलन क्षमता है, बिल्कुल सेम रहेंगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्या होंगी इनकी पैकिंग एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम अगर देखें, एक ये क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक, CCP की बात कर रहे हैं हम, तो एक क्यूबिक यूनिट सेल है। CCP को ही हम क्या कहते थे, FCC, फलक केंद्रीय क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो FCC में हमने देखा था फलक मतलब कि उसके हर एक फलक पे क्या है, एक सेंटर में सेल या कहेंगे हम परमाणु प्रेजेंट है। ठीक है, हर कोनों पे भी एक एक एटम है और एक इसके फेस पे, हर एक फेस पे एक एक एटम प्रेजेंट है, जो कि आधा एक यूनिट सेल लेता है, आधा दूसरा यूनिट सेल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम फलक की बात कर रहे हैं तो हम बाकी जो परमाणु है उनको ना गिने, सिर्फ हम किस पे फोकस करेंगे, एक फलक ले लेंगे। जैसे कि यहाँ ABCD एक फेस है, ठीक है, दूसरा फेस हो गया EFGH। ठीक है, ऐसे करके पूरे इसमें 6 साइड आपको फेस मिलेंगे। हम सिर्फ क्लैरिटी के लिए सिर्फ एक फलक की बात करेंगे। तो एक फलक लिया हमने ABCD। अब इस ABCD में ABCD इसमें अगर हम देखें कि कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो एक मिलेगा आपको एक कोने पे, चारों कोने पे है एक एक एटम, लेकिन हम क्या करेंगे, सिर्फ एक फलक की बात करें। एक एटम हो गया ये, जिसको हम कहेंगे A। ठीक है, दूसरे कोने पे एक एटम हो गया C। ठीक, और एक जो सेंटर में है, जैसे इस फलक के सेंटर में एक प्रेजेंट था एटम, वैसे इस फलक के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है। ठीक, अब ये तीनों जो परमाणु हैं इनके बीच में हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको हमने नाम दिया है, इस लाइन को नाम दिया हमने B। ठीक, अब आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल ABD का, या फिर हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC का। ठीक है, अब ये दोनों ही ट्रायंगल कैसे होंगे, 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री के। ठीक, 90 डिग्री के एंगल में हम 90 डिग्री के ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि डायगोनल जो होता है वो क्या होता है, डायगोनल इक्वल्स टू जितने जो दो साइड्स होती है उसके स्क्वायर के बराबर। मतलब यह हो गई हमारी A और C, AC डायगोनल हो गई, AC स्क्वायर इक्वल्स टू
AB² प्लस BC²। तो ये होंगी हमारी पाइथागोरस थ्योरम। AC को हमने क्या दिया है, AC को कहा है B, ठीक। और जितनी भी ये एजेस है, या हम कहेंगे इसको किनारे, यह सब क्या है, A, ठीक है। तो जितनी एजेस हो गई वह है A, और ये जो डायगोनल हो गई विकर्ण ये है B। तो अब हम देखेंगे आगे कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC² जिसको हमने B दिया था, तो B² इक्वल्स टू BC² प्लस AB² हुआ। अब BC क्या था, हमने देखा था ये जो BC है या फिर AB है, ये क्या है, ये A है, तो यहाँ पे आ जाएगा A² प्लस B² इक्वल्स टू 2A², ठीक है। मतलब B² इक्वल्स टू A² प्लस A² इक्वल्स टू 2², ठीक। अब B² की वैल्यू ये है, तो हम B की वैल्यू लिख सकते हैं इसके हिसाब से √2 इंटू A, ठीक है। अब अगर हम देखें, यह जो एक गोला है, एक एटम है, इसका अगर न्यूक्लियस ये है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस कहलाती है, अर्धव्यास। इसको हमने अगर R दिया, फिर इस गोले में भी यहाँ से यहाँ तक R होगा, यहाँ से यहाँ तक के दूसरा R होगा, और C गोले का भी अर्धव्यास यह R होगा। तो आप A से लेके C तक के जो लेंथ है, यह आप देख सकते हो कितने R हुए, 1 2 3 4 R है ना। तो आप देखोगे B इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा, ये B था, AC मतलब B था, अब B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4R, यह भी हम लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन B की वैल्यू और क्या निकाली थी हमने, √2A, तो 4R इक्वल्स टू √2A हो जाएगा, ठीक है। अब इससे हम इस इक्वेशन से हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4R, और ये √2 नीचे चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये √2 यहाँ आ गया। या हम क्या कह सकते हैं, इसी को 4 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, ठीक। अगर हम 4 की जगह यह चीज़ रखें, तो यहाँ का नीचे का √2 और यहाँ का √2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, यहाँ पे बचा हमें सिर्फ 2√2, तो ये हो गया 4 की जगह हमने रखा 2√2, और ये R था जो ये R, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन से A इक्वल्स टू ये है, तो इस इक्वेशन से हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होंगी R की वैल्यू, A, और ये 2√2 कहाँ चला जाएगा नीचे, तो 2 और ये √2 आ गया। इस तरीके से हमें A की वैल्यू भी मिल गई और R की वैल्यू भी मिल गई, जो हमें आगे काम आएंगी। देखते हैं क्या काम आती है। हम क्या बात कर रहे हैं अभी, CCP की। तो हमने क्या देखा था कि CCP में पूरे CCP के जो एकक कोष्टिका है, इसमें कितने गोले थे टोटल, 4। कैसे, जो 6 फलक थे तो उसके मिला के 3 हो गए, और जितने कोने थे 8 कोने, तो उसका मिला के 1 परमाणु। तो इस तरीके से हमें टोटल 4 परमाणु या कह सकते 4 गोले मिले थे, ठीक। तो ये हो गए 4 गोले। अब हमें क्या चाहिए, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है संकुचन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। क्या फॉर्मूला है पैकिंग एफिशिएंसी का, कि जो टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का, टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का, तो ये है टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल, और टोटल वॉल्यूम हम लिख सकते हैं
उस एटम का, ठीक है। एक जो पूरा यूनिट सेल है उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसका वॉल्यूम डिवाइड बाय जो पूरा एक यूनिट सेल का वॉल्यूम है, ठीक। तो इसको ही हम कह सकते हैं एकक कोष्ठिका में चारों गोलों द्वारा अध्यासित आयतन डिवाइड बाय एकक कोष्ठिका का कुल आयतन मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आपका निकल आएगा जो टोटल पैकिंग एफिशिएंसी है वो। तो हमें क्या क्या चाहिए, आयतन चाहिए। तो हमने देखा कि 4 गोले हैं, किसी एक सर्कल का वॉल्यूम जो है क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। किसी एक सर्कल का जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है, लेकिन यहाँ 4 सर्कल है हमें, तो 4 परमाणु है मतलब 4 सर्कल है, और इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया 4 से, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है, उस घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब होता है, जो भी उसकी साइड होती है वो क्यूब, तो ए क्यूब हुआ। ए की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली थी, ए की वैल्यू क्या थी 2√2r, तो ये हो गया 2√2r का क्यूब, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू इसमें रखनी है। अब एकक कोष्ठिका में चारों गोलों द्वारा जो आयतन मिला था वो क्या है 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो गया 4 × 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। और जो कुल आयतन है एकक कोष्ठिका का तो वो क्या है, यहाँ से हमने देख लिया है 2√2r होल क्यूब, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा 4 × 4 16, ठीक। 2 का क्यूब क्या हुआ 16, तो इस तरीके से आपका ये r क्यूब कट जाएगा, ठीक। और इनको आप टोटली सॉल्व करोगे तो आएगा 74। तो हमारी जो पैकिंग एफिशिएंसी है तो वो क्या होगी 74%, किसके लिए, CCP के लिए या FCC के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमें CCP FCC की पैकिंग एफिशिएंसी मिल जाएगी। अब हमें देखना है अंत केंद्रित घनीय संरचनाओं के में जो संकुलन क्षमता है वह चीज़, ठीक। मतलब हमें BCC का पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो BCC में हमें पता है कि क्या होता है, जो क्यूब है उसके सेंटर में एक सेल होता है, एक परमाणु होता है, और जो जितने कोने हैं 8 कोनों पे एक एक परमाणु अपना अपना 1/8 भाग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अब इस क्यूब में कैसे देखेंगे वो अरेंजमेंट, ये पूरे 8 जो है एटम्स वो हो गए। अब ए पे बात करें तो ये हो गया एक ए पे एटम, एक कोना हो गया एफ के लिए। अभी हमने ABCD के फेस पे देखा था, अब लेकिन जो आप देख रहे हो सेंटर में, क्यूब के सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है ना, एक परमाणु कहाँ है सेंटर में और 2 परमाणु कहाँ है कोनों में। तो उनकी अगर हम बात करें तो वहाँ से हम अगर रेखा खींचे A से लेके F पर आएगी, तो बिल्कुल ये क्यूब के सेंटर में से होते हुए दूसरे कोने तक पहुँच पाएगी। एक कोने से दूसरे कोने में पहुँचने में सेंटर को जो एटम है उसको सेंटर से क्रॉस करेगी, ठीक है। तो उसको हमने ले लिया, इस डायगोनल को ले लिया, आप देख सकते हो, इसको लिया हमने C, ठीक। और जितनी साइड्स है वो क्या है A, और ये जो बीच की ली थी वो थी B, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें हम कि जो ट्रायंगल EFD है, कहाँ है ट्रायंगल, आप देख सकते हो ये ट्रायंगल EFD, मतलब इसकी हम बात करें, इस ट्रायंगल में हम अगर देखें तो हमें क्या मिलेगा, इस ट्रायंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो b² = a² + b², तो ये आ गई आपकी
बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2a²। ठीक है, अब यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई √2a। ठीक, अब बात करेंगे ट्रायंगल AFD, ट्रायंगल AFD। तो इस ट्रायंगल की बात करेंगे हम। अब हम बात करेंगे ट्रायंगल AFD की। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये C हो गया डायगोनल, तो c² इक्वल्स टू a² प्लस b²। ठीक, तो b की वैल्यू क्या थी, हमने यहाँ पे निकाली है, b की वैल्यू है √2a, तो हमारा यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया इसलिए √2 की जगह 2 आ गया a²। अब टोटल कितने हुए 1a² प्लस 2a² इक्वल्स टू 3a²। ठीक, अब c की वैल्यू क्या हुई, c की वैल्यू हुई √3a। इस तरीके से हमें ये c की वैल्यू मिल गई। b की वैल्यू है हमारे पास, c की वैल्यू है। अब हमें क्या करना है, आगे देखना है कि हमें पता होता है कि जो अंतः केंद्रित घनीय संरचना है, मतलब हम बात कर रहे हैं BCC की, तो इसमें हमारे पास जो टोटल परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये हमने पहले देखा था। तो इस 2 परमाणु से जो कि एक दूसरे के संपर्क में ही है, ये देख रहे हो आप, ये तीनों परमाणु है एक दूसरे के संपर्क में, तो हम क्या कह सकते हो, C की जो लंबाई है, यह C जो लंबाई में है, ये C इक्वल्स टू 4r लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस A गोले की रेडियस r हुई, इस C गोले की रेडियस r हुई, और ये r, और इस F गोले की रेडियस हुई r, तो टोटल 4r हो गई, जिसकी AF कह सकते हैं इसको हम, या हम इसको कह सकते हैं C। ठीक है, तो मतलब C इक्वल्स टू 4r भी है। ठीक, C इक्वल्स टू 4r हो गई है। ठीक, अब आप देख सकते हो C की वैल्यू हमने यहाँ पे, ये जो C है यहाँ पे हम 4r रख सकते हैं, तो √3a इक्वल्स टू 4r हो जाएंगी। अब इस a की वैल्यू इससे निकालेंगे तो √3 का चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 4r डिवाइड बाय √3। ठीक, हम इससे r की वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। कैसे, 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और √3 न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो r की वैल्यू क्या होगी अब, √3a और ये 4 डिवाइड बाय 4। अब हमें इससे क्या मिल गई, a की वैल्यू और r की वैल्यू। इनका हमें क्या काम करना है, अब हमें जो संकुलन क्षमता है, यह हमें इसका फॉर्मूला फिर से वही फॉर्मूला रहेंगी कि एकक कोष्टिका में 2 गोलों द्वारा अध्यासित आयतन, इधर 2 गोले की बात हो रही है, इसके पहले हमने कितने देखे थे, 4 गोलों की बात थी। ठीक है, डिवाइड बाय एकक कोष्टिका का कुल आयतन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका संकुलन क्षमता का। ठीक है, आयतन है तो हम देखेंगे जो 2 गोले हैं इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया सर्कल के आयतन से। सर्कल का आयतन 4/3 πr³ है। ठीक, घन का आयतन जो है वो क्या है, a³ a की वैल्यू हमने देखी थी 4r डिवाइड बाय √3, यहाँ से निकाली थी हमने a की वैल्यू, यही a की वैल्यू हमने यहाँ रख दी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो हम देखेंगे कि जो 2 गोला द्वारा अध्यासित आयतन है, मतलब ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय ये कुल आयतन हमें क्या मिला था, यह, तो ये वैल्यू हमने रख दी। ठीक है, अब इसको आप
सॉल्व करूँगी, 2 × 4 8 हो गया, और ये 4 का क्यूब निकालेंगे 64 हो गया। ठीक है, तो हमें ये r³ कट गया। पाई की वैल्यू हमें पता है कि 22/7 या फिर 3.14 होती है। ये चीज़ हमने यहाँ रख दी। तो टोटल करने के बाद जो BCC है, अंतः केंद्रित घनीय संरचना है, वह कितनी है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, 68%। ठीक, अब हमें क्या देखना है, 2 पैकिंग एफिशिएंसी हमने देख ली। तीसरी पैकिंग एफिशिएंसी कौन सी थी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। तो सरल घनीय जालक की बात करें हम, उसकी संकुलन क्षमता देखें तो एक सरल घनीय जालक में कितने परमाणु हैं, कितने परमाणु होते हैं, जितने उसके कोने हैं उतने ही परमाणु उसमें होते हैं। ठीक है, और हर एक कण एक दूसरे के संपर्क में आता है, ये भी हमने देखा था। इसलिए घन के जो कोर है, मतलब कोर मतलब आप देखोगे इसको हम कोर कहेंगे, ये जो है इसको एज बोलते हैं, या फिर इसी को हम कहेंगे कोर, या फिर हम इसी को कहेंगे किनारे। ठीक है, घन के जो कोर है अथवा भुजा, उसकी लंबाई क्या है, a, और प्रत्येक कण का जो अर्धव्यास है r, वो क्या होगा, 2r। ठीक, क्योंकि 2 ही सर्कल है उसमें। एक एटम आपको कहाँ मिलेगा, हम यही ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए इस टाइप से आपको एक क्यूब मिला, एक एटम इस यहाँ प्रेजेंट है, एक एटम यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, एक एटम इस टाइप से और दूसरा एटम इस टाइप से। तो इस न्यूक्लियस से हम देखेंगे तो एक R मिला, यहाँ से देखेंगे यहाँ तो ये R। तो जो ये कोर है, या फिर हम इसे एज बोले या फिर किनारे, तो कितने R हुए, 2R। ठीक, तो हमने यहाँ = 2R लिख दिया। अब घनीय एकक कोष्टिका का आयतन हमें पता है a³ होता है, a की वैल्यू रख दी 2R, तो 2R³ हो गया 8R³। और सरल घनीय एकक कोष्टिका में हमें पता है 8 कोनों पे एक एक एटम प्रेजेंट है, और वो अपना 1/8 भाग ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मतलब टोटल परमाणु हुए 1 परमाणु, तो 1 परमाणु है। अब यह चीज़ हम आगे रखेंगे आयतन के फॉर्मूले में। तो आयतन कितना होगा, 4/3 πr³, और उसको हम आगे अपने संकुलन क्षमता में रखते हैं, जो कि क्या होगा, एक परमाणु का आयतन मतलब 4/3 πr³ डिवाइड बाय जो घनीय एकक कोष्टिका का आयतन है, कितना था, हमने यहाँ से निकाला था 4r³, तो ये हो गया 8r³, तो ये हो गया 8r³ मल्टीप्लाई बाय 100, और इनको हमने सॉल्व किया, r³ कैंसिल हो जाएगी, और ये सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू 52.36%, या इसको हमने राउंड फिगर में लिख लिया 52.4%। तो इस तरीके से हमें जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी पता चल जाएगी, जो कि क्या होगी 52.4%। ठीक है, इसलिए अब हमें जब भी किसी की पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो CCP की कितनी होंगी 74%, और BCC की कितनी होंगी 68%, और CCP की जो जो हमारी सरल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसकी हम बात करेंगे तो ये होंगी 52.4%। तो इससे आगे जाके हमें बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, वो हम आगे देखेंगे।